लीजिए सुनिए शुभ प्रभात कार्यक्रम। श्रोताओं, शुभ प्रभात के नए अंक के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आपको हमारा नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त कमल कृष्ण। श्रोताओं, भारत त्योहारों का देश है। महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें उल्लास और उत्सव ना हो। ये उत्सव मुख्यतः सांस्कृतिक गरिमा और गौरव की अभिव्यक्ति के साथ साथ हमारी गहन आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। हजारों वर्षों के इस ऐतिहासिक सफर में इस तरह की निरंतरता का मिलना बेजोड़ है। यही तो है वो बात, अद्भुत बात, जो भारत को भारत बना देती है। द वंडर दैट इज इंडिया। श्रोताओं, आज लोहड़ी है। परंपरागत तौर पर यह उत्तरी भारत का त्योहार है, लेकिन अब इसके मनाने वालों की संख्या में वृद्धि भी हुई है और देश के अन्य प्रांतों में भी ये मुख्यतः सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दरअसल ये कृषि के महिमा मंडन का उत्सव है। इसके मूल तत्व में जाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस युग पर दृष्टिपात करना पड़ेगा जब ये सब शुरू हुआ। यह सनातन पद्धति का वो अहम हिस्सा है जब ये जरूरत महसूस हुई कि देवताओं के सम्मान में प्रार्थनाएं और अर्चनाएं की जाएं। ये देवता दरअसल उन शक्तियों के प्रतीक थे जिनका हमने जिक्र किया। ये इस बात का भी एहसास कराती हैं कि हमारे आसपास जो भी विद्यमान जगत है और इसमें जो भी वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति जरूर है और यही भाव उन देवताओं को शक्ति संपन्न केंद्र के रूप में स्थापित करता था, जो सामूहिक रूप से अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाकर एक तरह का संतुलन या नियंत्रण कायम करते थे, जिसे ऋत कहते थे। ये देवता सामूहिक तौर से ऋतायु के रक्षक थे। हमारे नजदीक इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, पृथ्वी, प्रजन्य, सोम इत्यादि देवताओं का जिक्र पहले से ही मौजूद है। लोहड़ी भी हमारी इसी विलक्षण परंपरा को दर्शाती है, जो हजारों वर्षों के हमारे क्रम विकास के दौरान हुए उथल पुथल के बीच उसी रूप में विद्यमान है जिस तरह से इसका उद्भव हुआ। और ये त्योहार ऋतायु के लिए एक तरह से थैंक्स गिविंग के तौर पर मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये अग्नि और सूर्य देव को समर्पित त्योहार है, जो फसलों के रक्षक भी हैं। बल्ले बल्ले तेरे भी गहरी आंख दे उते, बल्ले बल्ले तेरे भी गहरी आंख दे। लोहड़ी सर्दियों के अंत का भी त्योहार है। इस त्योहार के बाद दिन बड़े शुरू होने लगते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार सूर्य अब उत्तर की ओर बढ़ता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है, और अब पृथ्वी कृषकों के लिए फसलों से संपन्न होने की तैयारी में जुट जाती है। लोहड़ी के दिन आग में तिल और मूंगफली अर्पण करने की परंपरा भी है। छोटे छोटे पारिवारिक और मित्र समूह आग का अलाव जलाकर एक तरह का बॉनफायर तैयार करते हैं, जिसके चारों ओर इकट्ठा होकर मूंगफली, गुड़, तिल, रेवड़ी इत्यादि का होम दिया जाता है और ये सूर्य और अग्नि देवताओं को धन्यवाद देने के रूप में किया जाता है। ओ बग्गी बग्गी कणक दुआ बेदीनी जेड़ी किदा ना पाऊ रंग बापी दीनी जेड़ी।
लोहड़ी के साथ कई दास्तानें भी जुड़ी हैं। इनमें दुल्ला भट्टी की दास्तान सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। अगर जो दुल्ला भट्टी की पहचान एक मुस्लिम लुटेरे के रूप में हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो अंतस में एक अच्छा इंसान था जो चोरी की हुई संपत्ति को गरीबों और बेसहारों में बांटता था। दुल्ला भट्टी को हिंदू मुस्लिम मैत्री और सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे हमारी संस्कृति ने लोक गीतों के द्वारा अमर भी किया है। ओ सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले तीवे आई शेर डुग्गर प्रांत में भी लोहड़ी उसी जज्बे के साथ मनाई जाती है जिस जज्बे का जिक्र हमने आज किया, लेकिन कुछ बातें कुरेदती जरूर हैं। मसलन छज्जा और हिरन नाच, जो लोहड़ी पर्व पर डुग्गर प्रदेश की विशेष परंपराएं थीं, अब लोगों की घटती दिलचस्पी के कारण रोज बरोज लुप्त जैसे होती जा रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी चुनीलाल शर्मा जी, जिन्हें आकाशवाणी जम्मू के लिए शानदार प्रोडक्शंस का निर्माण करने का श्रेय जाता है, इस संबंध में मैंने उनसे बात की और उनका कहना है। ऐसा है कि हमारा जो डोगरा कल्चर है ना जी, ये हमारी पुरातन सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो परंपराएं हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में हैं, वो अधिकांश इस हमारी डोगरा संस्कृति में भी वही उन्हीं परंपराओं का हम अनुगमन करते हैं। और इसमें कुछ विशिष्टताएं रहती हैं कि त्योहार जो हैं, वैसे तो सारे भारतवर्ष में त्योहारों का देश है हमारा, इसी तरह हमारा डुग्गर प्रदेश भी त्योहारों का प्रदेश है, लेकिन कुछ विशेषताएं रहती हैं। अब जैसे आपने लोहड़ी के ताल्लुक से बात की, तो लोहड़ी एक बड़ा समृद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ खुशियों का त्योहार माना गया है, और ये जम्मू के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तक मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जी। और पुरानी जो हमारी परंपरा थी, उसमें रेवड़ी गजक वगैरह तो थी ही, लेकिन बताशे होते हैं ना, बताशे जी, जिनको पताशे भी कहते हैं, उनका बहुत महत्व माना जाता था जी। सूखे मेवों का महत्व माना जाता था। और वो जो घर में बच्चे पैदा होते थे या छोटे बच्चे, उनको हार पहनाए जाते थे मेवों के, सूखे मेवों के जी। और यहाँ तक के नवविवाहित जो दंपति होते थे, उनको भी मेवों के हार पहनाते थे घर की बुजुर्ग महिलाएं जी। तो ये खुशियां बांटने का, खुशियां मनाने का त्योहार है। श्रोताओ, लोहड़ी पर और भी बातें होंगी। डुग्गर प्रदेश की जो विशिष्टताएं हैं वो दो विशिष्टताएं हैं जी, रही हैं। अब वो प्रचलन में नहीं है, समय बदलता है, तो समय के साथ साथ हमारे जो है परंपराओं में भी थोड़ी सी तब्दीली जरूर होना होती है। हमारी यहाँ की विशेषता रही है छज्जा नाच जी जी जी, खासकर गांव देहात में और शहरों में भी जी। बच्चे जो थे या किशोर उम्र के, या तो वो 2-2 महीने पहले तैयारियां करते थे, छज्जे बनाते थे। छज्जा ऐसा होता है, वो मोर की तरह, जैसे मोर नाचता है जी, तो वो उसकी तरह वो पर खड़े होते हैं, इसी तरह का छज्जा बनाया जाता था जी। और वो बांस का होता था। बांस का एक फ्रेम जैसा बना के, उसमें बांस की तीलियां लगा के, रंग बिरंगे कागज और फूल और वो सजा के, बीच में वो कुछ उसकी पूरी जो है एक उसको एक बड़ा सुंदर आकार दे के, फिर वो लोहड़ी के दिन हमारे जो किशोर युवा सब वो छज्जा लेके, ढोलक लेके, टोली बना के, और कई टोलियां होती थी गांव में, हर जगह जाना और हर जगह छज्जा नचाना। और यहाँ शहर में भी कुछ अर्सा पहले तक ये रिवाज था, गलियों में ढोल बजता था, छज्जे वाले आते थे। और इसकी खास बात ये रही कि उस दिन लोहड़ी मांगने का एक तरीका था जी। मगर लोग जो थे वो इतने सच्चे थे
कि वो घर आए छज्जे की टोली को या बच्चों को निराश नहीं करते थे। उनको यथाशक्ति दे के ही उनको विदा किया जाता था। एक तो ये छज्जे की परंपरा थी, हाँ दिखाई देती हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन गांव देहात में भी खत्म हो गई है। दूसरी विशिष्टता इसकी थी हरण नाच। हिरण का वो मखौटा बना के उसके सींग विंग लगा के एक व्यक्ति को वो पहना दिया जाता था और उसके हाथों में 2 डंडियां होती थी। हाथों से डंडियां पकड़ के उसके पीछे एक व्यक्ति और उसकी कमर थाम के तो वो हिरण की तरह नाच किया करते थे। और ये हिरण नाचने की प्रथा खासकर रात को होती थी। तो ढोल बजता था, ढोल की थाप पर वो कुछ ऐसे बोल भी होते थे जैसे हिरना हिरना शाली दे, सुतेंगी बजाली दे, हरिया हिरना द्वार नहीं करना, हिरना द्वार नहीं करना, गुड़े भी रोड़ी दे। तो इस तरह की ये गीत भी बीच में होते थे ताल पे। और बाकी जो मंडली होती थी वो डंडारस की तर्ज पर डंडियों के साथ वो ताल देती थी ढोल के साथ और नाच करते थे। यानी एक समृद्ध परंपरा थी। समृद्ध परंपरा थी। और खासकर उन घरों में जिनमें नई नई शादियां हुई होती थी या बच्चे पैदा हुए होते थे या सगाई हुई होती थी तो वहाँ हरण जरूर जाता था और वो मुंह मांगा उनको मिलता भी था उस वक्त। जी शर्मा जी, आप समझते हैं कि ये जो परंपराएं हैं, समृद्ध परंपराएं और विशिष्टताएं इस इलाके की, इस क्षेत्र की, इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। परंपराएं चलती रहेंगी तो हमारा समाज समृद्ध बना रहेगा। जी। परंपराओं से दूर होना तो ऐसे होता है जैसे जड़ों से उखड़ जाना। जी। लेकिन आजकल चूंकि एक समझ लीजिए आपके समय के परिवर्तन के साथ हम अपनी दौड़ धूप में और अपनी सोच में हम चल रहे हैं। त्योहार सभी मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। हर कोई लोहड़ी का त्योहार मनाता है अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए। अलाव भी जलाया जाता है, अर्घ भी दिए जाते हैं, मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। और मिठाइयाँ बांटने का या ये चिड़वे रेड़वे बांटने का मतलब है खुशियाँ बांटी जाती हैं। लेकिन वो समृद्ध परंपरा अब कम होती जा रही है। वो गांव में भी कम होती जा रही है और शहरों में तो बिल्कुल बहुत सीमित हो गई है। जी। तो इसलिए ये परंपराएं बचनी चाहिए। हमारा हिरण नाच जो है वो हमारे देश में बड़ा मशहूर है। यहाँ तक कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर इसका कहीं मुकाबला हुआ हो या हो तो ये बड़ी समृद्ध परंपरा है। जी। और अभी ये पहाड़ों में या गांव बहुत पिछड़े जो गांव जिन्हें माना जाता है उनमें ये परंपराएं आज भी हैं, कहीं कहीं जरूर आपको मिलेगी। क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं, इनसे जुड़े रहना चाहिए। और अगर हम जुड़े रहेंगे तो ये परंपराएं हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। जी बिल्कुल। जी शर्मा जी, आपने जिस तरह से दृष्टिपात किया लोहड़ी के पर्व पर और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 श्रोताओं, जाते जाते हम एक बार फिर हमारे पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हम तक सौंदर्य से परिपूर्ण और जीवन के उद्देश्य को परिलक्षित करने की परंपराएं हम तक पहुंचाई। और अब हमारा दायित्व है कि हम इस सब को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि हमारी ये गौरव यात्रा इसी तरह कायम रहे, चलती रहे। नमस्कार। अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम शुभ प्रभात।